सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान के भूगोल को लेकर के, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हुए। बेसिक का मतलब जैसे हम किसी से नए से मिलते हैं तो एक बार उनके परिचय से शुरुआत करते हैं। यहाँ भी हम राजस्थान का नाम जो है वो किस तरह से राजस्थान नाम पड़ा, और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति, राजस्थान कहाँ स्थित है, कौन से अक्षांश और कौन से देशांतर पर है, ये सब हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। और मैं शुरुआत करूंगा बिल्कुल जीरो लेवल से, जहाँ से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको राजस्थान के भूगोल की एक पहली क्लास हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो सबसे जो पहला टॉपिक है आज हमारा, वो रहेगा राजस्थान का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय से मतलब है राजस्थान का राजस्थान नाम कैसे पड़ा। उसके अलावा राजस्थान बेसिकली भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में है कहाँ, ये हमारा टॉपिक है। तो शुरुआत करें राजस्थान के नाम के साथ। इसके नाम का जो मीनिंग होता है बेसिकली वो होता है राजाओं का स्थान। जैसे कि आप नाम से ही देख रहे होंगे, राजस्थान मतलब राजा का स्थान। राजाओं का स्थान, राजस्थान मतलब राजाओं का स्थान। अब जो राजस्थान नाम है वो कैसे पड़ा, तो इसके बारे में अगर बहुत पुराने में जाएं तो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का नाम मिलता है ब्रह्मरथ। इसके अलावा उसी तरह से अगर धार्मिक या पौराणिक ग्रंथ की बात करें तो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, उसके अंदर भी अपने राजस्थान का वर्णन है। और उन्होंने रामायण में राजस्थान के लिए शब्द काम में लिया है मरुकांतर। तो ये दो तो बहुत प्राचीन, अगर बात करें राजस्थान के बारे में, वो शब्द हैं नाम को लेकर के। इसके अलावा जब अंग्रेजों का राज भारत पर हुआ, अंग्रेजों का शासन रहा, उस समय एक अंग्रेज थे जॉर्ज थॉमस। उन्होंने भारत राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द काम में लिया। उसके बाद 1829 के अंदर, मतलब 1829 में, कर्नल जेम्स टोड ने अ, राजस्थान के लिए राजस्थान और राजस्थान शब्द काम में लिया। तो ये कुछ बेसिक जो है राजस्थान के नाम को लेकर के वो हमने बात की। अब इनको थोड़ा सा नोट्स के हिसाब से लिख लेते हैं हम। शुरुआत करेंगे टॉपिक के साथ, राजस्थान का सामान्य परिचय। और उसमें पहली लाइन है शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ है राजाओं का स्थान। राजस्थान का शाब्दिक अर्थ है राजाओं का स्थान। नीचे ऋग्वेद में राजस्थान के लिए क्या शब्द काम में लिया गया? ब्रह्मरथ। काम में लिया गया। इसी तरह से रामायण में राजस्थान के लिए एक शब्द काम में लिया गया, और वो था मरुकांतर।
कुछ बुक्स में मरुकांतार भी होता है लिखा हुआ, मरुकांतर लिख सकते हैं आप। रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द काम में लिया गया। ये हमारे अगर धार्मिक ग्रंथों की बात करें, उसके बारे में बात है। राजस्थान के लिए इस पहले तो शाब्दिक अर्थ हमने देख लिया, राजाओं का स्थान, क्योंकि राजपूत राजाओं का राज रहा हमेशा राजस्थान में, तो राजाओं का स्थान। दूसरा हमने देख लिया, ऋग्वेद में राजस्थान को ब्रह्मपुर कह दिया और रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द काम में लिया गया। इसके अलावा हम बात करें अभी 1800 ईस्वी में मिस्टर जॉर्ज थॉमस, या जॉर्ज थॉमस मान लें, मिस्टर जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए एक शब्द काम में लिया और वो उन्होंने कहा राजपुताना। राजपुताना क्यों कहा? बेसिकली हम नाम से देख सकते हैं, जहां राजपूतों का राज हो उस जगह को क्या कह दिया? राजपुताना। तो इसलिए जॉर्ज थॉमस जी ने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द काम में लिया। और हमें ये मिलता कहाँ है, ये पता कैसे चला हमें कि भाई जॉर्ज थॉमस जी ने राजस्थान को राजपुताना कहा है? तो उसके लिए विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी थी। इन्होंने नाम क्या निकाला राजस्थान का? राजपुताना। और वर्णन कहाँ मिलता है? तो ये आप देख सकते हैं, एक किताब थी विलियम फ्रैंकलिन की, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये एक किताब थी जिसके अंदर हमें ये वर्णन मिला कि जॉर्ज थॉमस जी ने राजस्थान के लिए राजपुताना शब्द काम में लिया। नीचे की तरफ इसके राइटर का भी नाम लिख लेंगे। और ये रचना है किसकी? विलियम फ्रैंकलिन की। विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी, द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसके अंदर राजपुताना शब्द का जॉर्ज थॉमस जी ने राजस्थान के लिए काम में लिया था, उसका हमें पता चला। इसके अलावा और कहाँ मिलता है? तो अगला हम देख सकते हैं, कर्नल जेम्स टोड ने भी राजस्थान के लिए एक शब्द काम में लिया और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने राजस्थान को कहा रायथान। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रायथान और राजस्थान दोनों शब्द काम में लिए। और ये उन्होंने एक रचना में बताया, उनकी एक पुस्तक थी। पुस्तक का नाम था एनाल्स द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इंग्लिश में उनकी एक किताब थी। इसी पुस्तक के अंदर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को रायथान कहा। ये सब चीजें हमने राजस्थान के नाम को लेकर के देख ली। अब हम थोड़ा सा कि राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। निर्माण का मतलब होता है बेसिकली शुरू से भौगोलिक किस तरह के भौगोलिक परिवर्तन हुए और आज के राजस्थान का जो स्वरूप है वो अस्तित्व में आया। तो उसके लिए हम अल्फ्रेड का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, उससे थोड़ा सा शुरुआत करते हैं। अब एक बार समझने की कोशिश करेंगे।
बहुत पुराने अगर टाइम की बात करें तो इस फॉर्म में अपनी जो पृथ्वी है ये हम मान के चलें ऐसे फॉर्म में थी। अल्फ्रेड वेगनर ने क्या कहा कि पृथ्वी में लगभग, आप ये मान के चलें, इस तरह से दो पार्ट थे। एक का नाम उन्होंने दिया पेंजिया, दूसरे पार्ट का जो कि बड़ा था उसका नाम उन्होंने दिया पेंथालासा। अब ये दोनों पार्ट जो हैं उन्होंने कल्पना ये की कि पृथ्वी इस फॉर्म में थी, दो उसके भाग थे, एक पेंजिया दूसरा पेंथालासा। दोनों में क्या हुआ, धीरे धीरे समय के साथ पेंजिया जो था, पेंजिया वाला भाग था, इससे हुआ महाद्वीपों का निर्माण। ये हम राजस्थान की उत्पत्ति समझने की कोशिश कर रहे हैं। पेंजिया से क्या हुआ, महाद्वीपों का निर्माण प्रारंभ हुआ। वो निर्माण कैसे हुआ कि एक बड़ा सा पिंड धीरे धीरे टुकड़ों में बंटना शुरू हुआ। टुकड़ों में बंटने के बाद उसके टुकड़े जो हैं वो विस्थापित होने लगे। विस्थापित का मतलब होता है कोई तरल था उसमें तैरने लगे, तैर करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, और धीरे धीरे जो महाद्वीप आज अस्तित्व में हैं वो सारे इसी प्रोसेस से अस्तित्व में आए, और इसी सिद्धांत को उन्होंने नाम दिया महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। विस्थापन का मतलब होता है किसी चीज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो पेंजिया वाला जो भाग था वो धीरे धीरे टुकड़ों में बढ़ता गया। टुकड़ों में बंटने के साथ ही इससे महाद्वीपों का निर्माण हुआ, उनमें विस्थापन हुआ, चलन हुआ, और आज का जो स्वरूप है, और अब भी नियमित रूप से हम जब भी विश्व भूगोल के अंदर बात करेंगे इस सिद्धांत की तो वहां भी और भी वर्णन से बात कर सकते हैं कि आज भी जो प्लेटें हैं वो, और बहुत सारी प्लेटें हैं हमारे यहाँ पर, बड़ी और छोटी, जिनके नाम भी हैं, वो पूरा एक बड़ा सा चैप्टर है उस बारे में। तो उन प्लेटों पर अलग अलग महाद्वीप और महासागर हैं। धीरे धीरे वो प्लेटें आज भी बहुत धीरे, इतनी धीरे कि वो गति विजिबल नहीं है, हम देख नहीं सकते, लेकिन आज भी गति कर रही हैं। इसी तरह से पेंजिया वाले पार्ट की गति हुई, और उससे धीरे धीरे बाकी जो महाद्वीपीय भाग हैं उनका निर्माण हुआ। अब उसमें हम देख सकते हैं पेंजिया से किस तरह से हुआ। ये जो पेंजिया वाला भाग था ये डिवाइड हो गया दो भागों में धीरे धीरे। पेंजिया से दो भाग बन गए। एक का नाम था अंगारा लैंड, दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड। ये दो नाम थे। पेंजिया से ये दो पार्ट बने। दो पार्टों में जो अंगारा लैंड था इसका एक नाम और है फ्लोरेंसिया। फ्लोरेंसिया, ये दोनों इसी के नाम है। ये दो पार्ट इससे बने। अब बेसिकली हमारा भारत का जो निर्माण हुआ है वो केवल इनमें से जो नीचे वाला पार्ट है जिसको हमने नाम लिखा है गोंडवाना लैंड, केवल उससे बना है। अंगारा लैंड से भारत का कोई भी भाग नहीं बना। अब गोंडवाना लैंड से किस तरह से, तो गोंडवाना लैंड से जैसे हम धीरे धीरे अभी तो भारत के परिप्रेक्ष्य में बात ना करते हुए केवल राजस्थान को हम ले रहे हैं, तो राजस्थान में एक तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, और एक भाग है अरावली। ये दो हम भौतिक प्रदेश जब पढ़ेंगे ना राजस्थान के, तब इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। दक्षिणी पूर्वी पठार और अरावली, ये दो भौतिक जो प्रदेश हैं वो बने गोंडवाना लैंड से। और इसी तरह से गोंडवाना लैंड की तरह ही एक टेथिज भूसन्नति थी। अब भूसन्नति क्या होती है उसका थोड़ा सा मैं आपको अभी बता दूंगा। भूसन्नति बेसिकली क्या होती है, जैसे दो पहाड़ हों बड़े बड़े, और उनके बीच में कोई कम गहरा भाग हो, बहुत ज्यादा गहरा नहीं हो, लंबा हो, सकरा हो, और बहुत लंबाई में हो लेकिन गहरा कम हो, उथला भाग जिसको कहेंगे, कम गहरा। तो वहाँ क्या होता है, जैसे जैसे समय के साथ बारिश मान लीजिए या किसी और कारक से अवसाद जो है वो धीरे धीरे पहाड़ों से नीचे की तरफ आएंगे, और भूसन्नति की जो तली है वहाँ जमाव होगा। जमाव होकर के तली पर लगातार दबाव बढ़ेगा। दबाव बढ़ेगा तो दोनों तरफ के जो पहाड़ी एरिया हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ थे, उनमें थोड़ा सा विस्थापन होता है उस दबाव की वजह से। जैसे मान लो कोई चीज़ है, ये मेरे दोनों हाथ में
आप हाथ से समझ सकते हैं। बीच में कोई ऐसा एक जुड़ा हुआ है, मान लीजिए दोनों से, अगर मैं बीच वाले पार्ट को दबाता हूँ नीचे की तरफ, तो ये दोनों भाग अपने आप क्या होंगे, पास आएंगे। पास आएंगे तो क्या होगा, जो नीचे मलबा जमा था, अवसाद जमा था, वो दबाव के साथ ऊपर आएगा। ये कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है, हमें यहाँ डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, केवल बेसिक जो समझ है आप इतना समझ लीजिए कि भूसन्नति है क्या। तो उसके लिए हम आइडिया ये लगा लें कि दो पहाड़, उनके बीच का वह स्थान जो कम गहरा है, सकरा है अपेक्षाकृत, उसको हम क्या कह देंगे, भूसन्नति, जिसमें अवसाद का जमाव होता है। और ये जो टैथिज भूसन्नति थी, इससे राजस्थान के दो भाग बने, दो भौतिक प्रदेश बन गए थे गोंडवाना लैंड से, दो बन गए इससे, एक तो मरुस्थल वाला भाग और दूसरा मैदान वाला भाग। हम जब पढ़ेंगे भौतिक प्रदेश तो चार भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे, पूर्वी मैदान वाला, मरुस्थल वाला, इसके अलावा अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो ये सारे हमने देख लिए। गोंडवाना लैंड और टैथिज भूसन्नति जो है, उससे हमारा राजस्थान का स्वरूप धीरे धीरे बना। ये बेसिकली हमने देखा किस तरह से राजस्थान की उत्पत्ति हुई। अब मान लीजिए अपना राजस्थान बन गया, अब थोड़ा सा ऐतिहासिक रूप से उसके नामकरण को लेकर के हम कर चुके हैं। अब हम उसको ये देखेंगे कि राजस्थान का वर्तमान जो स्वरूप है, जो भौगोलिक स्थिति है, जो आकार है, वो किस तरह का है। तो शुरुआत आकार के साथ कर लें। इसका एक नॉर्मल जो मैप है, वैसे तो हम बात करें, ये मोटा मोटा समझ लीजिए एक राजस्थान का मैप है। वैसे अगर रफली आप बनाना चाहें तो पतंग के आकार का बना सकते हैं। पतंग तो सबने आपने देखी होगी, ये इस शेप। समझने के लिए हम उसको एक छोटे रूप में इस तरह से बना सकते हैं। ये मान लीजिए अपना राजस्थान है, और इसको हम नाम भी क्या देते हैं, आकार को, पतंगाकार। पतंग की तरह दिख रहा है ना, तो पतंगाकार। इसके अलावा एक टी एच हैंडले के नाम से एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसके लिए क्या शब्द काम में लिया है, रोम्बस। रोम्बस का बेसिकली अगर हिंदी में हम मतलब देखें तो विषम कोणीय चतुर्भुज होता है। विषम कोण का मतलब जिसके कोण बराबर नहीं है। अगर मैथ में आपने कभी देखा हो, चतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चार भुजाएं हों, और विषम कोण का मतलब जिसके कोण समान नहीं हो। तो ऐसा अपना राजस्थान है। ये आकार को लेकर के बात हो गई। तो एक तो पतंगाकार, और एक है रोम्बस शेप में। रोम्बस शेप का मतलब आप समझ रहे हैं, विषम कोणीय चतुर्भुज वाली शेप। ये टी एच हैंडले ने दिया। ये तो आकार की स्थिति हो गई। अब हम इससे नेक्स्ट वाला जो स्टेप लें, वो है इसका भौगोलिक विस्तार। राजस्थान अक्षांश और देशांतर के हिसाब से कहाँ तक फैला हुआ है। पहली बात तो अक्षांश और देशांतर को लेकर के थोड़ी सी बेसिक आप समझ बनाने की कोशिश करेंगे। ये मैंने बड़ा सा एक चित्र बना दिया अपनी, ये मान लीजिए अर्थ है। अर्थ पर कुछ लाइनें ऐसी हैं जो हमने काल्पनिक, ये सच में पृथ्वी पर है नहीं, लेकिन कल्पना के लिए हमने पृथ्वी पर इस तरह से बना दी ताकि हम किसी भी स्थान की स्थिति एग्जैक्ट पता कर सकें कि वो स्थान कहाँ स्थित है, उसके बारे में बता सकें। वरना तो हम किसी भी स्थान की लोकेशन जो आजकल गूगल मैप पर देख लेते हैं, वो देखना संभव ही नहीं था अगर ये अक्षांश देशांतर नहीं बनाते। तो वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया कि इस तरह की कुछ काल्पनिक रेखाएं अपने पृथ्वी पर मान ली। तो जो इस तरह की रेखाएं थी पूर्व से पश्चिम की तरफ, उनको तो उन्होंने नाम दिया अक्षांश। और कुछ ऐसी रेखाएं थी जो उत्तर से दक्षिण की तरफ उन्होंने मानी काल्पनिक रेखाएं, और उनका नाम क्या दिया, देशांतर। इस तरह से अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई। ये देखिए सामने आपके। अब इसके आधार पर, इसके परिप्रेक्ष्य में हम जानेंगे कि कितने अक्षांश से कितने देशांतर के बीच में अपना राजस्थान स्थित है। देशांतर और अक्षांश के बारे में अभी तो केवल आपको इतना बेसिक समझ रखनी है
कि पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो किसी भी स्थान की स्थिति का पता लगाने के लिए काम में आती हैं। इतनी समझ रखी है अभी अक्षांश और देशांतर के लिए। बस इतना थोड़ा सा बेसिकली अगर बात करें तो प्रत्येक अक्षांश के बीच में और प्रत्येक देशांतर के बीच में लगभग, एग्जैक्ट तो पॉइंटों में है, लेकिन अक्षांशों के बीच में 111.13 किलोमीटर के आसपास अंतर होता है दो अक्षांशों में, और देशांतरों में 111.32 के आसपास होता है। पर आप तो इतना याद रख लीजिए कि अक्षांश और देशांतर दोनों में ही अंतर कितना होता है, क्रमिक में 111 किलोमीटर। ये भी केवल मैंने एक जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया है। अभी यहाँ हमें इस पर फोकस नहीं करना है। अभी तो हमें केवल ध्यान इतना देना है कि अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, हम समझ सकें। तो इसी तरह से अब जैसे मान लीजिए भारत की स्थिति हम बात करें, तो इसी पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में भारत, मान लीजिए ये बिल्कुल बीच में एक रेखा हमने खींच ली जिसका नाम हमने निकाला भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी के बीच में है, भू यानी पृथ्वी और मध्य यानी बिल्कुल बीच में। और इसी तरह से एक देशांतर रेखा हमने मान ली 0 डिग्री पर, ये मान लीजिए, और इसको नाम दे दिया ग्रीनविच रेखा। ये तो है देशांतर, ऊपर से नीचे की तरफ जो आएंगी उनको देशांतर कहेंगे, और साइडों से चलेंगी मतलब पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की तरफ आएंगी, उनका हम नाम देंगे देशांतर। तो ये पृथ्वी है मान लीजिए। इसमें अगर स्थिति की बात करें तो भारत किस तरफ स्थित है, इस तरफ। अब मैं आपको यहाँ केवल राजस्थान के बारे में बात करते हुए दिखा रहा हूँ। ये मान लो राजस्थान अपना यहाँ स्थित है। अब ये स्थिति कैसे हम देखेंगे कि ये कहाँ है, कई बार इससे भी संबंधित प्रश्न आते हैं। लास्ट अभी जो रिसेंट एग्जाम हुई थी पशु परिचर की भी, उसमें भी ये इस तरह से एक लोकेशन पूछने वाला कि कौन सी दिशा में राजस्थान की स्थिति है, ये क्वेश्चन आ गया। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब ये कैसे पता हो, अगर आप रटेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन होगा। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल इसको समझने की कोशिश करें ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। मान लीजिए ये ऊपर से 0 डिग्री इधर हो गया देशांतर, ये 0 डिग्री अक्षांश हो गया। अब इस लाइन से ऊपर की तरफ कौन सी दिशा है, उत्तर। इतना तो आप सभी को बेसिकली पता होगा। उत्तर और दक्षिण में कभी भी अपना कंफ्यूजन होता नहीं है। मैं इस तरफ लिख रहा हूँ दिशा, दिशा का नाम। ये मान लीजिए उत्तर। नीचे की तरफ कौन सी दिशा होगी फिर, उत्तर से अपोजिट दक्षिण। अब कंफ्यूजन हमारा जो होता है वो होता है पूर्व और पश्चिम में लेकर के, कि पूर्व किस तरफ है और पश्चिम किस तरफ है, दोनों कई बार उल्टे हो जाते हैं। इसको थोड़ा सा याद करने के हिसाब से आप ये देख लो कि इस तरफ तो हमेशा होगा पश्चिम। अब वो कैसे याद करते हैं आप अपने हिसाब से, अपने दोनों हाथों को इस तरह से बोर्ड की तरफ खड़े होकर आप ये और ये, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, या फिर आपका जो भी तरीका हो, लेकिन इसको याद कर लें, पश्चिम इस तरफ और पूर्व इस तरफ। अब देखते जाइए, ये जो बीच वाली लाइन है इससे जस्ट ऊपर वाला पृथ्वी का जो आधा हिस्सा है, आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल बीच में से काट दिया ये पूरा गोला पृथ्वी, और इसको दो टुकड़ों में बांट दिया, आधा गोला ऊपर की तरफ, आधा गोला नीचे की तरफ। तो ये क्या बन गया, गोलार्ध। आधा गोला मतलब मिलाकर के क्या कह दिया, गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दो गोलार्ध बन गए। अब इसमें से राजस्थान आपको कौन से गोलार्ध में दिख रहा है बताइए, क्लियरली है उत्तरी गोलार्ध में दिख रहा है। नीचे दक्षिणी गोलार्ध है ना, इसमें तो नहीं है, इस 0 डिग्री से ऊपर की तरफ है। 0 डिग्री से कैसे चलता है, 0 डिग्री फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 3 डिग्री, ऐसे करके ऊपर की तरफ अक्षांश चलता है मान ले। तो इस तरफ अगर किसी भी राज्य की या देश की स्थिति है तो वो किस में कहलाएगा, उत्तरी गोलार्ध में। और ये देखिए बिल्कुल बीच में लाइन 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, इससे अगर इस तरफ पूर्व की तरफ कोई भी चीज होगी, चीज से मतलब राज्य हो, देश हो, महाद्वीप हो, कुछ भी, अगर इस लाइन से इस तरफ होगा तो वो किस में कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध में। इसमें होगा पूर्वी गोलार्ध में। और अगर इस तरफ होगा तो पश्चिमी गोलार्ध में। अब गोलार्ध का मतलब आप समझ रहे हो, आधा गोला, संपूर्ण गोले का आधा भाग। तो ये इस तरह। अब आप आराम से इसी चित्र को देख करके बता सकते हैं कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में। तो एक लाइन में बताना हो तो कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति, तो आप क्या बताएंगे कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एक इस लाइन के साथ अपन खत्म कर सकते थे, भाई छोटी सी लाइन है, उसके लिए इतना क्यों समझना, वो इसलिए समझना ताकि ये चीज जो है हमारे दिमाग में याद रह जाए। आप रटेंगे तो वो उत्तरी पूर्वी का उत्तरी पश्चिमी भी कई बार हो जाता है गलती से। तो इसलिए अब इसको लिख लेते हैं थोड़ा।
पॉइंट आप डालेंगे, यहाँ पे एक हेडिंग लिख लीजिए, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। और बिल्कुल आप बेसिक से समझते हुए चले आराम से। राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, देशांतर ये बाद में देखते हैं। अक्षांशीय स्थिति में हमने सबसे पहले क्या देख लिया कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, पहला ही पॉइंट आप लिख लो, या तो आप इसी टॉपिक के साथ दोनों जोड़ते हुए चलिए, अक्षांशीय व देशांतरीय स्थिति। अब वो स्थिति हम केवल अक्षांश देशांतर के हिसाब से नहीं, विश्व के हिसाब से भी देख लेंगे। देशांतरीय स्थिति, पहला टॉपिक हमने जो समझा है अभी, विश्व के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान, पूरा भारत ही उसी में है, तो राजस्थान भी भारत में है तो उसके साथ उसी में होगा। राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और जो डायग्राम हमने अभी देखा है उसको दिमाग में रखना है इस लाइन के साथ, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में किस तरह से, भूमध्य रेखा के ऊपर की तरफ मतलब उत्तरी, और 0 डिग्री के पूर्व की तरफ मतलब पूर्वी, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में हो गया। अब इसी चीज को अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा हम नक्शा जो है भारत का बना लेते हैं, ताकि आपको राजस्थान की स्थिति इसमें, ये गुजरात वाला पार्ट है, ये नीचे की तरफ मान लीजिए, ये अपना एक भारत का नक्शा हो गया। इसमें अगर हम बात करें भारत के पूरे उसमें नक्शे के अंदर, तो जो ये वाली स्थिति है, आपने अभी राजस्थान का जो नक्शा देखा था उसमें ये वाला हिस्सा आपको याद आ रहा होगा, इस तरफ वाले भाग में पश्चिम वाला जो भाग था राजस्थान का, उसमें ये वाला नक्शा आपको याद आ रहा होगा। तो आप यहाँ से अंदाजा कहाँ लगा सकते हो कि जो अपना राजस्थान है वो यहाँ है। ये देखिए, ये मान लीजिए एक छोटा सा नक्शा हम बना लें, तो ये राजस्थान है। तो अब इसी में आप खुद से समझने की कोशिश करेंगे बिना रटे। ये मान लो मैंने बीच में लाइन खींच दी, ये बीच में खींच दी, एक्सपेक्टरी लाइन है, मतलब काल्पनिक लाइन है वापस। इसमें ये बीच वाली लाइन से आपको ये किधर दिख रहा है, उत्तर की तरफ। इस तरफ दिशा कौन सी है, उत्तर। अगर इसके नीचे होता तो कौन सी दिशा में होता, दक्षिण में, उत्तर की तरफ है। इसके अलावा इस बीच वाली लाइन से इधर क्या है, पश्चिम, अभी हमने देखा था। और इस तरफ क्या है, पूर्व। तो इस लाइन के अगर इस तरफ है तो स्थिति क्या हो गई, पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम, वापस से ध्यान दो, राजस्थान की भारत के परिप्रेक्ष्य में स्थिति हम देख रहे हैं कि भारत में राजस्थान है कहाँ, तो उत्तर में है, बीच वाली लाइन के इधर है, उत्तर में है, और पश्चिम में है। तो लाइन क्या लिखेंगे, यहीं साइड में आप लिख सकते हैं, भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो कि हमने अभी समझ लिया। ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हो गई भारत के परिप्रेक्ष्य में और विश्व के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति को लेकर के। अगर विश्व की बात करेंगे तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, और अगर
भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान उत्तर पश्चिमी दिशा में स्थित है। अब ये उत्तर पश्चिमी कैसे है? उत्तर ऊपर की तरफ और पश्चिम इस तरफ। यहाँ स्थिति है तो इसको क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिमी। अगर इस तरफ होता तो कहते उत्तर पूर्वी। नीचे की तरफ कहते, यहाँ होता तो दक्षिण पूर्वी, और इस वाले पार्ट में होता तो इसको हम कहते दक्षिण और पश्चिम। लेकिन स्थिति यहाँ है तो हम इसके लिए राजस्थान के लिए कहेंगे कि राजस्थान की स्थिति भारत के परिप्रेक्ष्य में कहाँ है? उत्तर पश्चिम। ये भारत और राजस्थान के मामले में अपनी जो स्थिति है वो कर ली हमने। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, कई ऐसे एग्जाम होते हैं जहां पर जो कोण है, वास्तु के कोण, उनके हिसाब से भी चीजें पूछ ली जाती हैं कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान कौन से कोण पर स्थित है। ईशान कोण आपने कभी नाम सुना हो, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण और आग्नेय कोण। तो ये कैसे होते हैं तो थोड़ा दिमाग में आप रख लें, लोकेशन आपको ध्यान है ही। जैसे मान लीजिए इस तरफ वाला जो कोण होता है वो है आग्नेय। मैंने इनको उसी तरह से 4 पार्ट में बांट दिया जैसे अपना नक्शा अभी हम बांट रहे थे। इस तरफ आग्नेय हो गया, इस तरफ नैऋत्य हो गया, ये कोण जो है वायव्य कोण, और इस तरफ वाले कोण को कहते हैं ईशान कोण। अब इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान की स्थिति कहाँ है, बताइए। किस तरफ है? आग्नेय कोण की तरफ है। और अगर विश्व के परिप्रेक्ष्य में पूछेंगे तो नैऋत्य कोण की तरफ है। समझ में आ गया? ये एक हो सकता है किसी कंपटीशन में पूछ लिया जाए, जनरली इतना नहीं पूछा जाता, पर फिर भी एक थोड़ा सा समझ रखिए इसके बारे में बेसिक। अब हम बात करते हैं राजस्थान का भौगोलिक जो विस्तार है। भौगोलिक विस्तार कैसे? अक्षांश और देशांतर के हिसाब से। तो मैं एक बार मैप आपके सामने बना देता हूँ वापस से। ये धौलपुर वाला पार्ट, ये 12, 12 के बाद ये झालावाड़ वाला पार्ट, ऊपर की तरफ वापस, फिर ये अपने चित्तौड़गढ़ वाला, ये बांसवाड़ा। इस तरफ से वापस ऊपर आ जाएं, बीकानेर, बीकानेर के बाद ये देखिए आगे बढ़ता हुआ ये जैसलमेर वाला पार्ट आ गया, और बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालोर, जालोर सिरोही। ये मान लीजिए मोटा मोटा राजस्थान का मैप है। इसके अंदर हम देखेंगे ये जो कोना है सबसे ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जो राजस्थान का नक्शा है उसमें जो भी जिले हैं उनकी स्थिति का थोड़ा सा पता होना चाहिए, कौन सा जिला कौन सी जगह है। तो जैसे अभी तो मोटा मोटा हम अंदाजा लगाते हैं, तो ऊपर की तरफ जो ये कोना निकला हुआ है इस तरफ है श्री गंगानगर। सबसे उत्तर में अपने राजस्थान का कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। सबसे दक्षिण में अगर देखें तो यहाँ पर कौन सा है? बांसवाड़ा। इसी तरह से पूर्व, इस तरफ दिशा पूर्व थी ना अभी, तो पूर्वतम, सबसे पूर्व में अगर बात करेंगे तो यहाँ कौन सा है? धौलपुर। और इस तरफ सबसे पश्चिमी भाग में बात करें तो यहाँ पर कौन सा जिला है? जैसलमेर। ये तो आपको, अगर आपने एक बार भी राजस्थान का मैप देखा है तो थोड़ा अंदाजा होगा। जैसलमेर ऊपर की तरफ, श्रीगंगानगर, धौलपुर और बांसवाड़ा नीचे की तरफ। इन्हीं के कुछ गांव हैं जो यहाँ सबसे लास्ट कोने पर है। जैसे कोने पर हैं तो इसका नाम कोने पर से क्या हो गया? कोणा गांव। इसी तरह से धौलपुर में सिलाना गांव। ये आप नोट भी करते जाएं, धौलपुर में सिलाना गांव। इसी तरह से बांसवाड़ा में है बोरकुंड गांव। तहसील जनरली पूछते नहीं है, पूछें तो भी आप लिख सकते हैं। जैसे ये बोरकुंड जो है वो कुशलगढ़ तहसील में है। श्री गंगानगर का कोणा गांव जो है अनूपगढ़ तहसील में है। सिलाना गांव जो है इसको कई जगह सिलावट भी लिखा रहता है, तो ये कंफ्यूज ना हो। दोनों में से सिलाना अगर आता है तो मेरे हिसाब से सिलाना ज़्यादा ठीक है नाम। सिलाना गांव हो गया, कोणा गांव हो गया, बोरकुंड गांव जो सबसे दक्षिणतम है ये हो गया। और इस तरफ, अच्छा इसकी तहसील अगर बात करें तो राजा खेड़ा है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, राजा खेड़ा तहसील का गांव है ये। इसी तरह से इसका मैंने बताया अनूपगढ़ तहसील का गांव है, लिख लीजिए आप अनूपगढ़ तहसील। और जैसलमेर के अंदर यहाँ पे सम गांव है, सम तहसील है, कटरा गांव है।
सम तहसील, और सम तहसील का गांव कौन सा है? कटरा गांव। ये चार हमने, सबसे पश्चिम में कौन सा गांव है, सबसे पूर्व में कौन सा गांव है राजस्थान के, सबसे दक्षिण में कौन सा गांव है, और सबसे ऊपर की तरफ उत्तर में कौन सा गांव है, ये चारों गांव देख लिए। और एक बीच में भी देख लेते हैं, जो ऊपर वाली लाइन है उसको नीचे खींचेंगे इस तरह से, और पूर्व से पश्चिम में इस तरह की लाइन खींचें, तो ये दोनों लाइनें जहाँ क्रॉस करेंगी वो हमारे राजस्थान का सबसे बीच वाला गांव होगा, और उस गांव का नाम है लामपोलाई। और ये नागौर की मेड़ता तहसील का गांव है। तो हमने अभी 5 गांव मोटे मोटे जानकारी के लिए देखे। सबसे पश्चिमतम गांव कौन सा? तो कटरा गांव। सबसे उत्तरतम कोणा गांव। धौलपुर की तरफ सबसे पूर्व में सिलाना गांव, और दक्षिण की तरफ बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा का बोरकुंड गांव। तहसील आप लिखें तो कुशलगढ़ तहसील है, लिख सकते हैं। ये इस तरह से हमने, और बीच में लामपोलाई। बीच में एक गांव और कभी कई बार किताबों में या गाइडों में आता है कि गगराना नाम का, सैटेलाइट के सर्वे से गगराना नाम का गांव है, लामपोलाई के जस्ट पास में ही है। दोनों के बीच में लगभग 30 से 35 किलोमीटर का डिफरेंस है जहां तक मुझे पता है। तो वो भी आता है कई बार ऑप्शन में, अगर वो आता है तो, नहीं तो ज्यादा ठीक है लामपोलाई। ये अपने बेसिक गांवों का हो गया। अब इसके अलावा राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार देख लो। मैप की थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप करते रहें घर पे जब भी पढ़ाई करें। ये अपने मान लीजिए राजस्थान का मैप है। अब हमको देखना है अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय में मैंने आपको बताया था, जो इस तरह से लाइन होती हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, उनको हम अक्षांश कहते हैं। और ये काल्पनिक रेखाएं हैं। और उत्तर से दक्षिण की तरफ होती हैं, उनको देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ इस तरफ तो जो है वो है 30 डिग्री और 12 मिनट। यहाँ मिनट का साइन आप देख लें, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। इस तरह से नीचे शुरुआत कहाँ से होती है? तो 23 डिग्री और 3 मिनट से। ये तो है अक्षांशीय विस्तार, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। और ये कैसे बढ़ रहा है? जैसे नीचे की तरफ 0 डिग्री था, हमने अभी देखा शुरुआत में। वो देखने का मतलब ही यही था कि अक्षांश और देशांतर को थोड़ा सा समझ सकें। तो वहां से 0 डिग्री से शुरुआत हुई, मान लीजिए 0 से 1 2 3 4 5 इस तरह से बढ़ते हुए, और कहाँ तक पहुंच गए? 23 डिग्री और 3 मिनट तक। वहां से राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु स्टार्ट हुआ, ऊपर चलते हुए कहाँ तक गया? 30 डिग्री और 12 मिनट तक। अगर हम लिखें तो कौन कौन से अक्षांश व्रत राजस्थान से गुजरते हैं? अक्षांश व्रत का मतलब होता है, अक्षांश जो है ना बेसिकली, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है बिल्कुल गोल, तो इसके चारों तरफ इस तरह से गोले के रूप में अक्षांश है। ऐसा नहीं है सिंपल लाइन। हमारे यहाँ तो जैसे मान लीजिए केवल लाइन बना सकते हैं हम, लेकिन जैसे कोई गोल चीज है उसके चारों तरफ लाइन है, ये इसलिए इसको व्रत कहते हैं, अक्षांश व्रत। कौन कौन से अक्षांश व्रत राजस्थान से गुजरते हैं? तो 23 के बाद 23 तो नहीं गुजरता, नीचे की तरफ है। 23 से ऊपर 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री और 30 डिग्री। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 ऐसे अक्षांश व्रत हैं जो राजस्थान के पूरे भौगोलिक स्थिति में से, मतलब राजस्थान के बीच से गुजरते हैं। तो आपसे कई बार ऑप्शन में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा अक्षांश व्रत है जो राजस्थान से के अंदर से नहीं गुजरता या राजस्थान में नहीं है। तो इनमें से ये आप लिख लें। इसके अलावा देशांतर की बात करें तो, जैसे मान लीजिए ये बिल्कुल अपना पश्चिम का बिंदु हो गया, ये अपने पूर्व का बिंदु हो गया। यहाँ से, और एक चीज और है, 0 डिग्री मान लीजिए ये है कल्पना के लिए, तो 0 से अगर इधर पूर्व की तरफ शुरू हो रहा है तो देशांतर का नाम क्या देंगे? पूर्वी देशांतर। अगर 0 से ग्रीनविच से पूर्व की तरफ है तो नाम क्या होगा? ऑब्वियसली पूर्वी देशांतर। तो 0 से शुरू होकर के और यहाँ तक जब पहुंचता है तो इसका मान क्या है? 69 डिग्री 30 मिनट। पूर्वी देशांतर, इसको बोलेंगे क्या? पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूर्व दिशा में है। देशांतर तो है ही, तो पूर्वी देशांतर। और ये चलता हुआ कहां तक पहुंच गया? यहाँ। अब इसमें वापस से देशांतर में वही समझना है जैसे अक्षांश में समझा था, 23 के बाद 24 25 26, वैसे ही
69 डिग्री वहां हो गया, तो उसके बाद 70, 71, 72, 73, 74, 75 और चलते हुए आ गया 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसके आगे भी पूर्वी देशांतर लिखेंगे। ये यहां तक पहुंच गया। अब इसमें वापस देखने की वाली बात क्या है कि कौन कौन से देशांतर ऐसे हैं जो कि अपने राजस्थान के अंदर से गुजरते हैं। तो 69 के बाद कौन सा था? 70, 71, 72। आप इसी के अंदर लिख लें। 70 डिग्री वाला गुजरता है, 71 वाला गुजरता है, 72 वाला गुजरेगा, 73 डिग्री वाला गुजरेगा, 74 डिग्री भी गुजरेगा, 75 डिग्री, 76 डिग्री, 77 और 78 डिग्री 17 मिनट है तो 78 वाला भी गुजरेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9 ऐसे देशांतर हैं जो राजस्थान के अंदर से गुजरते हैं और 7 ऐसे अक्षांश हैं जो कि राजस्थान के अंदर से गुजरते हैं। ये एक क्वेश्चन अगर इससे बन जाए तो हमें इसका थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए। तो अब लिख लें, राजस्थान 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। ये तो हो गया अक्षांश की बात। इसी के नीचे आप लिख लेंगे देशांतरीय विस्तार। तो राजस्थान, अब इनका अंतर भी एक बार हम देख लेंगे। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला है। तो ये देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार हो गया। अब इसमें अंतर अगर हम देखेंगे तो अंतर के अंदर क्या होता है, सीधा घटा दो। तो 30 डिग्री और 12 मिनट ऊपर की तरफ भी कर लेते हैं। 30 डिग्री 12 मिनट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की बात है, जो मिनट होगी वो मिनट में से कटेगी, और जो आगे एक नया पेज ले रहे हैं, जो मिनट होगी वो मिनट में से घटाएंगे हम, और डिग्री को डिग्री में से घटाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ 23 डिग्री और 3 मिनट माइनस किया, 12 में से 3 गए तो 9 मिनट, और 30 में से 23 गए तो 7 डिग्री। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया? 7 डिग्री और 9 मिनट। इसी तरह से आप देशांतरीय विस्तार भी निकाल सकते हैं। देशांतरीय में क्या था? 78 डिग्री 17 मिनट और 69 डिग्री 30 मिनट। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या रहेगा आपको? 17 में से 30 नहीं घटा सकते। मैंने आपसे कहा था ये नॉर्मल घटाव की तरह नहीं होगा, जैसे नॉर्मल बाकी करते हैं वैसे नहीं हो सकता। मिनट में से मिनट घटाओगे आप, और इधर वाला जो है इकाई, डिग्री में से डिग्री, वो घटाएंगे। तो यहाँ 17 मिनट में से 30 तो नहीं घट सकते। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको, या नहीं बताया तो आप ध्यान दें, 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। तो हम क्या करेंगे, 77 में से 1 डिग्री निकाल लेंगे तो 78 में से, और कितने बच जाएंगे यहाँ पर? 77, 77। जब 1 मिनट निकाल लेंगे तो 17 मिनट में 60 मिनट और जोड़ेंगे। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं ना, 60 मिनट और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे ऊपर की तरफ? 77 मिनट। नीचे 30 मिनट है ही, लेकिन यहाँ भी हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, 77 डिग्री करेंगे, क्योंकि 1 डिग्री को हमने क्या कर लिया, मिनट में कन्वर्ट कर लिया। तो 77 डिग्री और मिनट भी क्या रह जाएंगी? 77 मिनट। अब आराम से बाकी हम निकाल सकते हैं। 77 मिनट में से 30 मिनट निकाले तो 47 मिनट, और 77 डिग्री में से 69 डिग्री हम निकालेंगे 8 डिग्री। तो कितना हो गया देशांतरीय विस्तार राजस्थान का? कितना हुआ? 8 डिग्री और 47 मिनट। अब इसी में एक चीज साथ में समझ लें, समय का निर्धारण जो होता है
किसी भी देश का मान लो, किसी राज्य का मान लो, उसमें समय का जो निर्धारण होता है वो देशांतर के आधार पर होता है, देशांतर रेखाओं के आधार पर होता है। इनका बेसिकली देशांतर रेखाओं का काम ही क्या है? समय का निर्धारण करना। अब ये क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमने देशांतरीय विस्तार ये निकाल लिया। अब एक देशांतर बराबर समय कितना होता है? 4 मिनट। एक देशांतर बराबर 4 मिनट। तो देशांतरीय विस्तार है कितना? नीचे देखेंगे, 8 डिग्री और 47 मिनट। हम इसको जब कन्वर्ट करेंगे टाइम में, तो हम आराम से देख सकते हैं कि भारत, जो राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है और जो राजस्थान का पूर्वी हिस्सा है, दोनों के बीच समय का अंतराल कितना रहेगा। अब वो समय का अंतराल कैसे रहता है, इसको भी आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए 8 डिग्री 47 मिनट, तो 8 डिग्री को हम 4 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 32 मिनट। इसके अलावा 47 जो मिनट रह गए, ये, इसको हम अगर टाइमली कन्वर्ट करें तो, चूंकि बटा 60 करेंगे। अब ये 60 नीचे क्यों किया है मैंने? डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। 47 मिनट को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। तो मैंने इसके नीचे 60 लिख दिया, और गुणा फिर किससे करना पड़ेगा? 4 से। तो जब ये कैलकुलेशन आप करोगे तो लगभग ये आएगा 3 मिनट और 8 सेकेंड। तो एग्जैक्ट कितना हो गया, इसको भी इसमें जोड़ देंगे। 32 पहले हो गया था, 3 ये हो गया, तो 32 और 3 35 मिनट और 8 सेकेंड। अब ये क्या है? जैसे मान लीजिए अपने राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा है, और वो गांव ही देख लें अपन, कटरा गांव है जैसलमेर का, और पूर्वी हिस्सा है, ये गांव है सिलान, ये मान लो सिलाना गांव हो गया। अब इन दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस रहेगा, घड़ी में तो टाइम सेम रहेगा, यानी कि यहाँ जो टाइम है, मान लो सुबह के 7 बजे हैं, यहाँ भी 7 ही बजेंगे, क्योंकि पूरे भारत का टाइम एक ही चलता है। सारी घड़ियां भारत के बिल्कुल बीच से जाने वाली एक रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, उसी से निर्धारित होती है। तो टाइम तो सेम होगा, लेकिन धौलपुर वाले जो हैं वो यहाँ से कितने मिनट, लगभग 36 मिनट, 35 मिनट और 8 सेकंड आगे रहेंगे। आगे कैसे रहेंगे? सूर्य उदय पूर्व की तरफ से आगे चलता है, सूर्य उदय इधर पहले दिखाई देगा इस तरफ, क्योंकि पृथ्वी क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। तो सूर्य हमेशा उदय किधर होगा? पूर्व की तरफ। पूर्व में उदय होता है, तो इस तरफ से चलते हुए सूर्य की इस तरफ गति होगी, तो सूर्य यहाँ से, पृथ्वी सूर्य के सामने यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगी, उसमें कितना टाइम लेगी? 36 मिनट। तो मान लीजिए यहाँ सूर्योदय 5 बजे हो रहा है एग्जैक्ट, तो जैसलमेर में कब होगा? 5 बजकर 36 मिनट पे। और ये अंतर कैसे पड़ गया? यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी। अब ये देशांतर की और टाइम कैलकुलेशन कर ली। अब हम बात करें राजस्थान के, वापस से एक बार मैप फिर से बना लें। ये मान लीजिए रफली हमने एक मैप बना लिया। अब इसके अंदर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस भी हम एक बार देख लें, और यहाँ से यहाँ तक की भी देख लें। चित्र में हो सकता है आपको ऐसे लंबा लगे, लेकिन वो नहीं देखना आपको। पूर्व से पश्चिम में राजस्थान की चौड़ाई कितनी है? 869, मतलब 869 किलोमीटर। और इसी तरह से ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे तो ये अपने जो लेंथ है वो है 826 किलोमीटर। तो यहाँ साइड में आप नोट कर सकते हैं, उत्तर से दक्षिण तक। राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की तरफ
राजस्थान की चौड़ाई है 869 किलोमीटर। ये भी एक ऐसा फैक्ट है जो हमें याद रखना है। ये हो गई राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई। अब तक हमने क्या देखा है राजस्थान की स्थिति के बारे में? राजस्थान कौन से अक्षांश से कौन से अक्षांश के बीच में है, कौन से देशांतर से कौन से देशांतर के बीच में है, उत्तर से दक्षिण की तरफ राजस्थान की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की तरफ कितनी है, देशांतर में अंतर कितना है, अक्षांश में अंतर कितना है। अब हम लंबाई में भी अगर अंतर देखें तो 869 माइनस 826, लगभग अंतर हो गया 43 किलोमीटर का। यानी कि लंबाई और चौड़ाई में, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में कितना अंतर हुआ? 43 किलोमीटर। ये अब तक हम केवल बेसिक कर रहे हैं राजस्थान का। इससे आगे हमने भाई परिचय के बिना हम किसी भी आदमी के बारे में वो ज़्यादा जानना नहीं चाहते या जान भी नहीं सकते। शुरुआत ही हम किससे करेंगे? परिचय की से। परिचय से हमने अब तक कोशिश करी है राजस्थान के पुराने जो नाम है बहुत सारे, किसने कब नाम दिया। एक उसमें शायद मुझे लगता है छोटा सा टॉपिक राजस्थान के नाम वाले में छूटा है या नहीं छूटा, आप एक बार लिख लें। बसंतगढ़ जो शिलालेख है सिरोही के अंदर है, और वहां भी राजस्थान का एक नाम मिलता है। ये 625 ईस्वी का कोई शिलालेख है, वरमलात नाम के एक राजा का, और उसमें शब्द का प्रयोग हुआ है राजस्थान आदित्य। ये शब्द राजस्थान के बारे में यूज हुआ है। तो ये हमारा अब तक जो था राजस्थान के बेसिक को लेकर के एक छोटी सा एक लेक्चर वीडियो था, जिसमें हमने राजस्थान के अक्षांश से देशांतरी विस्तार को समझने की कोशिश की। राजस्थान के समय में जो अंतर होता है पूर्व से पश्चिम में, उसको समझने की कोशिश की। इसके अलावा अक्षांशीय अंतर को, देशांतरी अंतर को समझा, नाम इसके क्या क्या हैं वो समझे। अब इससे जो अगला टॉपिक जो होने वाला है हमारा, उसमें हम देखेंगे राजस्थान के जो सारे जिले हैं उनका विस्तार किस तरह से है। विस्तार का मतलब, जैसे सीमा की बात करेंगे तो इस तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी जो है पाकिस्तान से लगती हुई, वो कितनी है। इसके अलावा जितनी सीमा और बाकी रह गई राज्यों के बीच में, वो कितनी है। कौन कौन से राज्य ऐसे हैं राजस्थान की तरफ से जो बाकी जो राज्य हैं उनके साथ, कौन कौन से जिले उनके साथ स्थित हैं। जैसे मान लीजिए पंजाब की तरफ अपना श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जो जिला है वो है, और पंजाब की तरफ के जिले हैं फाजिलका और मुक्तसर। फिर आप नीचे आ जाइए हरियाणा की तरफ से भी। तो ये सारे जिले सीक्वेंस में हम जानेंगे।